नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन बाबू है। हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं। अभी तक एथिक्स में हम जो हमारा सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नैतिकता और मानवीय सहसंबंध, उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। नैतिकता की विभिन्न तरीके से जो नैतिकता हमारे समाज में है, हमारे धर्म में है, कानून से जैसे संबंधित है, संविधान से कैसे संबंधित है, हमारे समाज में नैतिकता का जन्म कैसे हुआ, इन सब चीजों को अभी तक हम पढ़ा है। संविधान में नैतिकता कैसे है उसको हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद इस टॉपिक में देखिए, जो पहला ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा क्या है, ऐसा लगता नहीं कि क्रम में जा रहा है कई बार, तो वो टॉपिक ही ऐसा है क्योंकि इसमें क्या है कि नैतिकता कई प्रकार की है, जान कौन कौन सी नैतिकता वो कहां से लेकर के आ जाते हैं तो कई बार पता नहीं चल पाता। जैसे 2019 में पहली बार संवैधानिक नैतिकता पे प्रश्न आ गया। उससे पहले संवैधानिक नैतिकता को यदि हम सिलेबस को यदि हम उसको देखते हैं टॉपिक 1 को, वहां संवैधानिक नैतिकता का जिक्र है। तो इसलिए हमको इसके सभी पक्षों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। इसलिए कई बार हमको लगता है कि पता नहीं फ्लो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। संवैधानिक नैतिकता को जब हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर समाज में नैतिकता की या नैतिक व्यवस्था की क्या जरूरत पड़ती है, क्या नैतिक व्यवस्था से क्या होता क्या है, क्या हम नैतिक हो रहा है मानव की नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम आचरण पढ़ेंगे कि मानव के आचरण क्या है, उसके नॉर्म्स हम पढ़ेंगे, प्रतिमान क्या है वो हम पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में जो इस टॉपिक के लास्ट में जो है, एक तो मानव मूल्य है, और मानव मूल्य व्यक्ति कैसे सीखता है, स्कूल से, परिवार से, वहां से वो सब सीखेंगे, समाज से। और अंत में इसमें इस टॉपिक में क्या है कि जो महान व्यक्ति हैं उनसे हम क्या क्या नैतिक शिक्षा या नैतिकता किस प्रकार सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो काफी बड़ा टॉपिक है ये पहला टॉपिक। उसके बाद तो फिर एटीट्यूड आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आएगी, अभिरुचि आएगी। तो वो टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आप एकदम आपको वो क्रम में जाता हुआ लगेगा। सिटीजन चार्टर जब हम पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम पढ़ेंगे, भ्रष्टाचार जब हम पढ़ेंगे, आरटीआई जब हम पढ़ेंगे, और दूसरे ये जो टॉपिक हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि फ्लो में ही जा रहा है। पहला टॉपिक है इसलिए थोड़ा ये ऐसा लगेगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मैं पूरी तरीके से चाह रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हुए चलें, क्योंकि 10 अंकों का प्रश्न कभी भी आ जाएगा, 15 अंकों की स्टडी कभी भी आ जाएगी, केस स्टडी। और जब आ गई तो 10 अंकों में से हम 5 या 6 अंक कैसे हासिल करें, वो सब कुछ हमारे लिखने के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, हमने अपने कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर किया हुआ है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो संबंधित टॉपिक से प्रश्न चाहे कहीं से भी पूछ लो, फिर क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक नैतिकता। 10 अंकों का प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसकी सामाजिक नैतिकता से तुलना पूछी जा सकती है, सामाजिक नैतिकता, धार्मिक नैतिकता के साथ इसकी संगतता पूछी जा सकती है। और इसके कई जो चीजें हैं, यानी कि जैसे कि कोई केस स्टडी दे देंगे, जैसे हाल ही में कोई, जैसे अभी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, 2 मुख्यमंत्री थे, पोस्ट पे ही थे बेचारे, दोनों की गिरफ्तारी हुई, बेचारे तो क्या, पर हाँ उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये संवैधानिक नैतिकता से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है इस प्रकार के प्रश्न। और इस प्रकार के प्रश्न पे कोई केस स्टडी बना के दी जा सकती है या इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न या आज का टॉपिक हमारा। और इस टॉपिक का नाम है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो संवैधानिक नैतिकता, नैतिकता तो संवैधानिक को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CONSTITUTIONAL,
TITUTI, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मीनिंग में मिस्टेक हो सकती है, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया ये बात, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता को हम अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या क्या देख लेंगे, संवैधानिक नैतिकता में हम क्या क्या देखेंगे। वैसे तो देखो होता क्या है, ये शब्द यदि आप देखोगे ना तो ये क्या है, सम धन विधान धन इक, और जहां भी इक प्रत्यय आ जाता है, जहां भी क्या होता है लास्ट में हिंदी शब्द में इक प्रत्यय आ जाता है ना, वहां पर जो पहला शब्द होता है ना उस पर बड़ी मात्रा लग जाती है। जैसे समाज में लगता है तो सामाजिक, उद्योग में लगता है तो औद्योगिक, इस प्रकार से। तो ऐसे तो संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए, पर ये शब्द भी प्रचलन में है तो कोई इशू नहीं है, ये भी ऐसे भी चलेगा, ठीक, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, हिंदी में क्या होता है कि जहां एक प्रत्यय लगता है तो चलिए इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। संवैधानिक नैतिकता क्या है, नेक्स्ट यदि हम इसको देखेंगे तो जैसे क्या है में क्या आ जाएगी, आपकी परिभाषा आ जाएगी, परिभाषा के साथ में क्या आ जाएगी, इसकी अवधारणा आ जाएगी। दूसरी चीज जो इसमें आएगी वो है इसके कि भाई संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत क्या क्या है। तीसरी चीज हम इसमें यदि लेंगे तो संवैधानिक नैतिकता में किस किस चीज को शामिल किया जा सकता है, तो इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल होता है इसमें। चौथा टॉपिक जो इसमें हम लेंगे, टॉपिक का मतलब इसी का जो पक्ष हम पढ़ेंगे वो है कि संवैधानिक नैतिकता से जुड़े प्रमुख मामले कौन कौन से हैं। कुछ प्रमुख मामले हम देखेंगे। मामले जानते हो, केस, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं या हाई कोर्ट तक गए हुए हैं, ऐसे कुछ केसेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो कि क्या है, संवैधानिक नैतिकता से जुड़े हुए हैं, या जिनमें संवैधानिक नैतिकता शब्द का संविधान द्वारा न्यायपालिका द्वारा जिक्र किया गया, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक नैतिकता का जिक्र आया, या प्रश्न वो जो है उसमें जिस क्वेश्चन पे जो मामला जो था वो संवैधानिक नैतिकता से किसी ना किसी तरह से जुड़ता था। अंत में देखेंगे चुनौतियां क्या क्या हैं, और आखिर में वही है कि भाई उपसंहार, जिसको हम कहते हैं भविष्य, हम कह सकते हैं, सॉरी, है ना, भविष्य हम कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा सब कुछ है, इन सब को लेकर के हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो 2019 में जो प्रश्न आया था वो तो आपको पता ही होगा कि क्या प्रश्न आया था। नहीं पता है तो मैं एक बार उसका जिक्र कर देता हूं कि 2019 में जो हमारा यूपीएससी सीएससी आईएएस की परीक्षा में जो आया था प्रश्न, वो क्या है। प्रश्न क्या आया था, संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है। संवैधानिक नैतिकता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है और संवैधानिक नैतिकता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। तो ये प्रश्न आ गया आपका, और ये आ गया कब आपका, 2019 में 10 अंकों का प्रश्न आ गया। मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, लिखने का कोई ऐसा कोई खास औचित्य नहीं है। यदि आप वीडियो देख रहे हो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, बाकी तो इंटरनेट पे भरपूर मात्रा में एक बार टाइप क्लिक कीजिए 2019 एथिक्स पेपर, पूरा का पूरा आ जाएगा, वही क्यों। तो अब इसमें क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की शुरुआत हम करते हैं। सुष्मिता सेन को जानते होंगे आप सब लोग। सुष्मिता सेन ने एक वेब सीरीज की, आर्या की बात नहीं कर रहा है ना, एक और बहुत शानदार वेब सीरीज की, उसका नाम है ताली। उस वेब सीरीज का नाम क्या है, ताली।
ट्रांसजेंडर समुदाय जो है हमारा, उस ट्रांसजेंडर समुदाय में से एक व्यक्ति काफी चर्चाओं में रहे, उनका नाम है श्री गौरी सावंत या गौरी सावंत जी। शायद गौरी सावंत ही उनका नाम है। उन्होंने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है हमारा, जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की, उनके अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया। और 2014 में एक मामला हुआ 2014 में, उसको कहते हैं नालसा बनाम भारत संघ मामला। नालसा बनाम भारत संघ मामला है 2014 का। नालसा बनाम भारत संघ मामला 2014 में ये हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय है, इनके लिए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 और 21 जीवन जीने के अधिकार, इन तीनों ही अधिकारों को इनके लिए क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, यानी कि ओपन कर दिया। क्या समाज में जो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय, जिनको हम किन्नर भी कह देते हैं, इनको समानता का अधिकार दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। आप जितने भी सामान्य स्कूल हैं, सामान्य कॉलेज हैं, सामान्य ऑफिस हैं, सामान्य कार्यालय हैं, सरकारी हो, निजी हो, बैंक हो, किसी भी दफ्तर में आप जाएंगे, किसी भी कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, वहां पर किन्नर समुदाय के कितने लोग आपको मिलेंगे सामान्य कार्य करते हुए? ना के बराबर देखेंगे। आपने अपने जीवन में किन्नर समुदाय के अधिकतर लोगों को केवल भीख मांगते हुए या पैसे मांगते हुए ही देखा होगा। तो इनके लिए जो अधिकारों की जो विशेष मांग की जा रही थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रख करके इनके लिए जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, भेदभाव से जो मुक्ति है, अनुच्छेद 15 जो आपका जो है वो भेदभाव से जो मुक्ति की बात कहता है, और जो जीवन जीने का अधिकार है आपका अनुच्छेद 21, इन तीनों के, ये तीनों उनके लिए एक्सेस हो गए, उससे पहले नहीं थे। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज, ऐसा कुछ नाम है इसका, है ना। अब आप मेरे को एक बहुत सामान्य सी बात बताइए, हमारे यहां लोकतंत्र है, भारत में क्या चलता है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी के माध्यम से ही, डेमोक्रेसी से ही क्या है? हमारी पार्लियामेंट है, हमारी विधायिका है। क्या विधायिका के माध्यम से या पार्लियामेंट के माध्यम से या पार्लियामेंट के रास्ते से क्या ट्रांसजेंडर समुदाय अपने लिए अधिकारों की मांग कर सकता था, या अधिकार मिल सकते थे क्या? तो इसका उत्तर होगा, आप सोचेंगे इसका, 2 मिनट सोच करके देखिए इसका, कि भाई कैसे, क्यों इन्होंने ये ऐसे क्यों नहीं लिया, इन्होंने केस क्यों नहीं ये मतलब संसद के माध्यम से क्यों नहीं गए ये? तो भाई लोकतंत्र क्या है? वैसे तो सामान्य परिभाषा है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। पर लोकतंत्र में तो वोटों की गिनती है, यानी कि गिनती की बात है, जो ज्यादा वोट हैं वो हैं। कि लोकतंत्र वो तर्ज ए हुकूमत है, एक शेर है कि लोकतंत्र वो तर्ज ए हुकूमत है या तर्ज ए सियासत है, जहां सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। भाई लोकतंत्र में क्या होता है? शरों की गिनती।
मेरे भी वोट की एक कीमत है, आपके भी वोट की कीमत एक है, सामान्य कोई भी आदमी होगा उसके भी वोट की कीमत एक है, तो सभी की वोटों की कीमत एक है। जब सभी के वोटों की कीमत एक है और गिनती से जीतने वाले हैं, तो बहुमत की तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। वहां पर किस चीज का खतरा बढ़ सकता है? बहुमत की तानाशाही का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए सोचकर देखिए, किसी ने कहा कि हम पार्टी है, किसी विशेष समुदाय ने उनको वोट दिया, विशेष लोगों ने वोट दिया, विशेष लोगों के वोट से वो सरकार जीती, संसद में गई, और जाने के बाद जो ऐसे कुछ समुदाय जिन्होंने उनके लिए वोट नहीं दिया, अगर उनके अधिकारों का हनन करने वाला कोई कानून बना दे तो फिर ये प्रश्न उठता है हमारे सामने, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि संसद को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए या न्यायपालिका को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए? विधायिका को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए कि न्यायपालिका को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, जुडिशियरी को ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए? जो संसद में जो लोग बैठे हैं उनको तो हर 5 साल में चुनाव लड़ना है, उनको फिर जनता के पास जाना है, फिर वोट मांगने जाना है, और वो उनके वोटों के माध्यम से ही जो जीतेंगे। न्यायपालिका के लोगों की खास बात यह है, उनको हर 5 साल बाद चुनाव नहीं लड़ने होते, उन्हें जनता को खुश नहीं करना है। उनका काम है संविधान का अध्ययन करना, संविधान की व्याख्या करना, और देश में संविधान बना रहे, संविधानवाद बना रहे, संविधान की रक्षा करे। इसीलिए कई बार जब हम स्वतंत्र भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं, तो जुडिशियरी की और विधायिका की या पार्लियामेंट की जो असंगतता है कई बार देखने को मिलती है। असंगतता का मतलब है कि मैच नहीं हो रहा। कई बार कानून विधायिका बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर देता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई बार संसद पलट देती है। कई मामलों में ऐसा हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की नैतिकता को बनाए रखा है या बचाए रखा है। जब लोकतंत्र में कोई जीत करके आता है ना, हिटलर कैसे जीता था आप मेरे को बताओ? लोकतंत्र के माध्यम से। अभी अपना ये जो है नॉर्थ कोरिया में, या अपने राष्ट्रपति पुतिन जो है रूस में, रूस तो फिर भी ठीक है, चलो पुतिन साहब, तो किम जोंग उन जो है वो कैसे जीता है? लोकतंत्र से ही, वोटों से ही। लेकिन जीतने के बाद उसने क्या किया आप देख लीजिए, उस देश की हालत देख लीजिए वर्तमान में कैसी है। पता नहीं, वो मतलब कई बार अचंबा होता है और भगवान का थैंक यू कहने का इच्छा होती है कि ठीक है यार, हम भारत में पैदा हुए जहां संविधानवाद है। अब वहां जैसे वहां तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है उसने, कितने कितनी तो नियम लगा रखे हैं आम जनता पे, बेचारी पे। वहां लोग कैसे जी रहे हैं उनको ही पता है। वहां आजादी नाम की चीज ही नहीं है लोगों के पास में। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो आगे बढ़े इसी में। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहां से देखते हैं? परिभाषा। परिभाषा तो देखो बनानी, परिभाषा तो क्या है, कोई बहुत ऐसे नहीं है कि कोई रट्टा मारना है परिभाषा का। आप देखोगे तो क्या है, संविधान नैतिकता, ठीक है। तो जो संविधान के आदर्शों के अनुकूल है वही संवैधानिक नैतिकता है। ये मैं मिटा देता हूं एक बार, और इसको परिभाषा को और अवधारणा को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है, ब्रिटेन के एक आदमी थे, जॉर्ज ग्रॉट। क्या नाम है उनका? जॉर्ज ग्रॉट।
इन्होंने सबसे पहले संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कही या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द का इस्तेमाल किया। इनकी एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। ए हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। इसमें इन्होंने ग्रीस में जो लोकतंत्र जो चलता था उस समय, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के जमाने में, उसका गहन अध्ययन किया और ये पुस्तक जो है वो इन्होंने लिखी। कई भागों में ये प्रकाशित है पुस्तक। तो इस पुस्तक में इन्होंने संवैधानिक नैतिकता जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द का इस्तेमाल किया या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कही। भारतीय संदर्भ में यदि आप देखोगे तो संविधान सभा में भी इस शब्द की चर्चा कई बार हुई और पीसीएस में हो सकता है नाम पूछ ले। यूपीएससी में तो नाम का कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये तो मैं क्यों किस लिए बता रहा हूं, पीसीएस की दृष्टि से बता रहा हूं। राजस्थान, यूपी, एमपी, ठीक है, बिहार, झारखंड वगैरह में सिलेबस चेंज होते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं रहता उन पीसीएस का। लेकिन यूपी में तो है ही है, राजस्थान में तो है ही है, अभी तक एमपी में भी है ही है, पर परमानेंट वहां से तो क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ग्रीस जो बुक है इसकी, और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि किसी का नाम लिखना हो तो संविधान सभा में जिक्र आया था, तो आप किसका लिख सकते हो, अंबेडकर जी का नाम जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, बाबा साहब का नाम लिख सकते हो, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। क्लियर है? तो ये तो थोड़ी सी इसका एक क्या हो गया, एक डिटेल हो गया, एक छोटी सी हिस्ट्री टाइप हो गया। पता चल गया कि भाई ये शब्द कहाँ से आया है, ये शब्द कैसे आया है, और अभी हम शब्द को क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसकी परिभाषा हो जाती है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। संवैधानिक नैतिकता क्या है, किसे कहेंगे संवैधानिक नैतिकता? तो इसकी परिभाषा आप बना सकते हो। तो क्या है कि संविधान के आदर्शों पर, संविधान के आदर्शों पर आधारित नैतिकता को ही संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। संविधान के मूल्यों पर आधारित नैतिकता को ही संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, या संविधान के आदर्श और मूल्यों पर आधारित नैतिकता को ही संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। इस प्रकार से आप इन तीनों में से कोई भी एक परिभाषा अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, या इन तीनों को मिक्स करके किसी और प्रकार की अच्छी परिभाषा आप बना सकते हो, तो वो दूसरी बात है। तो संविधान के मूल्यों पर आधारित नैतिकता को ही संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा इसकी बनाई जा सकती है। एक लाइन की लिखनी हो तो आप चाहो तो अपनी और भी अच्छी परिभाषा और गढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गई परिभाषा तो एक है तो एक ही है। वो जब हम छोटे बच्चे थे तब पढ़ा करते थे ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, ठीक है। बट अब वो टाइम है नहीं ना, तो आप परिभाषा अपनी गढ़िए, अपने शब्दों में रखिए, ताकि नंबर आपको अच्छे अंक जो है वो आपको अच्छे हासिल हो सके। ऐसा ना कि कोई पुस्तक की डेफिनेशन रट्टा मार ली हो आपने। संवैधानिक नैतिकता, हमने कहा कि भाई संविधान के आदर्शों और संविधान के मूल्यों में आधारित नैतिकता को ही संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। तो यदि हमें इसको संविधान में देखना हो तो कहां कहां देख सकते हैं? यदि हम इसे संविधान में देखना चाहें, भारतीय संविधान में, तो कहां देख सकते हैं? सबसे पहले हमको ये कहां मिलेगी? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। सबसे पहले कहां मिलेगी हमको? प्रस्तावना में देखने को मिलेगी। सामाजिक न्याय देखने को मिलेगा हमें, आर्थिक न्याय देखने को मिलेगा, भाईचारा देखने को मिलेगा, बंधुत्व देखने को मिलेगा, समता देखने को मिलेगी, ये सब है। प्रीएम्बल के बाद किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से भी पहले जो है हमारे जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, वहां पे आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है हमारे, आप कह सकते हो भाई 12 से 36 कहते हैं वैसे तो। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। इक्यावन काम है जो मूल कर्तव्य है हमारे, वो है।
इसके अलावा जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 इनको कह देते हैं, 37 से 51 कह लो। ये सारी, इन सभी में भारतीय संविधान में ये जो मैंने जो बताया, जैसे प्रस्तावना बताई, मूल अधिकार बताए, मूल कर्तव्य बताए, डीपीएसपी बताए, इन सभी में क्या मिलता है, संविधान का क्या मिलता है, या संविधान के आदर्श जो है, संविधान के मूल्य जो है वो देखने को मिलते हैं। यदि इसके अलावा कोई और शब्द का भी जिक्र हमें करना हो तो वो क्या हो सकता है, रूल ऑफ लॉ। भारत में क्या है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन है, कानून का शासन है। किसका शासन है, विधि का। विधि का मतलब कोई लड़की, विधि नाम की किसी लड़की का शासन नहीं है, कानून का शासन है। ठीक, तो इतना है, आप ये सब लिख सकते हो और यहां से हमको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई और परिभाषा के साथ साथ इसकी अवधारणा भी थोड़ी सी हमारे सामने स्पष्ट हुई है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके यदि हम सिद्धांतों की यदि हम बात करें, है ना, यानी कि प्रिंसिपल यदि हम बात करें तो कहां कहां देखने को मिलेंगे, कहां कहां देखने को मिल सकते हैं भारतीय संविधान में, कहां कहां है या किस टाइप से हैं, वो हम देखने को मिल सकते हैं। तो या देख लेते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं ना। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत लिख देता हूं सीधा, है ना, सिद्धांत। प्रिंसिपल की यदि हम बात करेंगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, जो हमारे संविधान में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, वही सारी सब कुछ इसमें आ जाता है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा इसमें समानता, आर्टिकल 14 जो है हमारा, बराबरी का अधिकार जो है, भेदभाव से छूट है, यानी कि 14 से 18 जो हैं। इसके बाद में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आ जाएगा, और स्वतंत्रता में जीवन जीने का अधिकार शामिल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें शामिल है, राइट टू प्राइवेसी इसमें शामिल है, और ये सारे जो जितने भी छोटे मोटे अधिकार जो हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है हमारा वो इसमें आ जाएगा स्वतंत्रता में ही, कि भाई हमको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति की आजादी तो वैसे ही काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता ही है। समानता का अधिकार मैंने बता ही दिया। और क्या है, सामाजिक न्याय, समाज में न्याय होना चाहिए, जैसे आरक्षण की बात हो गई या दूसरी कुछ चीजें और हो गई सामाजिक न्याय से संबंधित, जैसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय की बात कही जाती है। कमजोर और अल्पसंख्यक लोगों के संस्कृति और संरक्षण का अधिकार की बात जो हम कही जाती है, या और भी कई सारे जो नियम कानून जो बनाए जाते हैं वो सब किसके लिए, इसी के लिए बनाए जाते हैं। और क्या है हमारे यहाँ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ तो मैंने आपको बता ही दिया, इससे पहले ही बता दिया। इसके अलावा हम कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया। एक तो शब्द है यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया। देखिए, एथिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो ये उम्मीद की जाती है एथिक्स के लिए कि, वैसे तो देखो पॉलिटी नहीं भी पढ़ी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, पर बेसिकली देखो एथिक्स आती है मेंस के एग्जाम में, उससे पहले प्री का पेपर हो जाता है, और प्री का पेपर हो जाता है तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब आता ही है, साइंस एंड टेक भी आता है। तो ये सोचते हैं कोई थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहेगा,
इसीलिए मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, डिटेल से बिल्कुल नहीं बता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाए ना, टॉपिक से भटकाव हो जाता है फिर, क्योंकि यथोचित विधि प्रक्रिया हो गई ये शब्द, इसी पर यदि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो जैसे ये हो गई, तो ये क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया। अब इन पे चर्चा कर लो आप, तो बहुत काफी कुछ समझाने में टाइम लगता है इस कॉन्सेप्ट को ही ना, तो इनको आप पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में पढ़िए, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक अलग से वीडियो और बना देंगे कभी भी, जब भी समय मिलेगा हमारा एथिक्स सीरीज से अलग एक वीडियो बना देंगे, वहां पे आप पढ़ लेना इसको। और इसके अलावा हमारा क्या है, यथोचित विधि प्रक्रिया तो हो गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। इनको हम प्रमुख सिद्धांत हम कह सकते हैं। ऐसे तो कोई बहुत बड़े सिद्धांत नहीं है, ये कोई ऐसे प्रिंसिपल नहीं है कि इनकी हर एक की व्याख्या हो, इन सब की व्याख्या तो किसमें होती है, पॉलिटी में होती है, यहां नहीं होगी। यहां तो हम क्या देखेंगे, बस इनको देख लेंगे, बता देंगे कि भाई क्या है, हम संवैधानिक नैतिकता को कहां से लेते हैं, संवैधानिक नैतिकता का जिक्र कहां कहां हमारे संविधान में है, अप्रत्यक्ष रूप से। देखो भारतीय संविधान में ध्यान रखना, संवैधानिक नैतिकता शब्द का जिक्र कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं है। रिटन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो वर्ड है वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ पूरे भारतीय संविधान में। यह अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट कहां है, इन सब चीजों में वो छिपा हुआ है। क्लियर है? आपके जो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों से कुछ लेना हो तो क्या ले सकते हो आप, वैज्ञानिक सोच ले सकते हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच कहां से लेंगे हम, संविधान के मूल कर्तव्यों में है, वही सबकी पूरे प्रत्येक भारतीय व्यक्ति की बात के बारे में है कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को एक ऐसा होना चाहिए, साइंस टेम्परामेंट वाला होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, विधि का शासन जिसको हम कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। क्लियर है? यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट मन में, जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए, कोई भी डाउट हो, प्लीज पूछ लेना यार। आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछिए तो सही, प्रश्न का जवाब आपको अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। प्रश्न जरूर पूछिए, प्रश्न जितना प्रश्न पूछोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सवाल पूछते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि मैं भी सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मैं भी अच्छे से क्लैरिटी करा पा रहा हूं कि नहीं करा पा रहा, मैं भी अच्छे से बातें बता पा रहा हूं कि नहीं बता पा रहा, ये भी तो पता चलना चाहिए ना मेरे को। मैं तो अपनी तरीके से ही काम किए जा रहा हूं, और सामने वालों को भी काम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो या उनके मन में कोई डाउट है, वो अलग तरीके से देखना चाहते हैं, अलग तरीके से चीजों को सीखना चाहते हैं। और जिस लेवल पे आप हो, आप में से हर एक लगभग मेरे ही जैसा है, लगभग मेरे ही जितने लेवल का व्यक्ति है। हो सकता है आप में से कुछ का लेवल मेरे से भी अच्छा हो, कुछ की सोच मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छी हो, तभी तो आप मेरे से भी कई गुना ज्यादा जीवन में ऊपर जाओगे ना, आगे जाओगे, इस वजह से। ठीक, आगे देखें। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, संवैधानिक नैतिकता की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है। संवैधानिक नैतिकता का महत्व, इंपॉर्टेंस। क्या है इसका महत्व, सॉरी, क्या है इसका महत्व, क्या है इंपॉर्टेंस, हम कैसे कह सकते हैं। तो शुरू में जो मैंने बात बताई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह बहुमत की तानाशाही पर रोक लगाती है। बहुमत की तानाशाही का मतलब क्या है कि लोकतंत्र जो है
डेमोक्रेसी जो है वो कहीं एक तरफ ना झुक जाए। जो हमारे पास हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कहीं ऐसा ना हो कि डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाए। मीनिंग चेक कर लेना है ना डिक्टेटर की, डिक्टेटरशिप में ना चेंज हो जाए। कहते हैं डीडीयू, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय साहब जो हैं वो कह के गए हैं कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, गरीबों के लिए झुंझुना है। लोकतंत्र गरीबों के लिए क्या है, झुंझुने की तरह। झुंझुना जानते हो आप? छोटा बच्चा रोता है तो उसके लिए ऐसे बजा देते हैं ना झुंझुना, उली ली ली, वो खुश हो जाता है। वो देखता है आवाज कहां से आ रही है यार। गरीबों को भी झुंझुना दे दिया। कैसे? गरीब जब मोनार्की सिस्टम जब चल रहा था या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बेचारे मजदूर बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन बोनस क्रांतियां खूब सारी होने लगी। तो अमीर लोगों ने उनको बुलाया कि यार देखो आपस में रुको यार, ऐसे क्या लड़ाई झगड़ा करते हो, आपस में बैठते हैं बात करते हैं कि क्या है। देखो ऐसा है कि इस सिस्टम तुमको खराब लग रहा है ना, ठीक है, हम एक और नया सिस्टम है, एक नया गेम खेलते हैं। गेम खेलने का मतलब एक नया तरीका अपनाते हैं कि देखो हम लेकर के आए डेमोक्रेसी। बोले ये क्या चीज है कि ये कुछ नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ लोग खड़े होंगे चुनाव में, जो जीत जाएंगे वो एक तरीके से कानून बनाएंगे, वही नियम बनाएंगे, और वो जो नियम बनाएंगे वो सबके लिए मान्य होंगे, और वो हमेशा के लिए हम नहीं बनाएंगे, 5 साल के लिए ही बनाएंगे, ताकि तुम्हारी पसंद का नहीं बने तो अगले 5 साल में बदल देना। गरीबों को लगा ये तो ठीक है यार, मजा ही आ गया। पर लोकतंत्र में आप सबको अच्छे से पता है एक गरीब आदमी चुनाव जीत ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी जब भी चुनाव जीतेगा तो या तो अमीर लोग उसको खरीद लेंगे, या उसको बिठा देंगे पैसे दे करके, या उसको लड़ने ही नहीं देंगे, या फिर उसे अपनी पार्टी से टिकट दे देंगे, अपना बना लेंगे। और भी कई सारे तरीके लोकतंत्र में अपनाए जाते हैं। और उस गरीब को क्या कर देंगे, अमीर बना करके अपनी सोसाइटी में बिठा लेंगे, और वो वापस गरीबों को भूल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बहुमत की तानाशाही रोकने के लिए हमारी ये कोशिश है कि न्यायालय कैसा होना चाहिए, जो जुडिशियरी सिस्टम जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हमने दुनिया के 67 देशों के संविधान को पढ़ा, चलनी लगाई अच्छे से, और वहां से हर जगह से जो भी अच्छी अच्छी बातें मिली हमने ली, बेहतर किया अपने आप को। और हम ब्रिटेन के रास्ते पर नहीं गए जहां पे संसद मजबूत है, बल्कि हम गए अमेरिका यूएसए के रास्ते पर, जहां पर कोर्ट को ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियरी को ज्यादा पावर है। अच्छा एक बात और बताइए मेरे को, भारत में लोग जो वोट देते हैं क्या बहुत ज्यादा सोच समझ के वोट देते हैं, या भावनाओं में बहकर के वोट दे देते हैं, इमोशनल होकर के भी वोट दे देते हैं? भारत में अक्सर करके वोटिंग किसके नाम पे होती है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाई भतीजावाद के नाम पर। अब गरीबों के नाम पे होने लग गई, मुफ्तखोरी की बात आ गई। गरीबों के नाम पे मुफ्तखोरी, और आजकल फ्री की स्कीमों के आधार पर राजनीति खूब होने लग गई। अच्छा जब उपचुनाव होते हैं, उपचुनावों में क्या होता है कि जैसे किसी सीट से कोई विधायक की डेथ हो गई, या किसी एमपी की डेथ हो गई, उसके परिवार को टिकट मिल जाता है और उसका परिवार जीत जाता है धूमधाम से। तो हमारे यहां लोग भावनाओं में बहकर के भी वोट दे रहे हैं। सॉरी, जब इतने तरीके से कई बार जब बहुत ज्यादा सोच समझ के लगाया नहीं जा रहा, क्या तर्क वितर्क होता है? दो मेथड होते हैं, एक होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, एक होता है सिस्टमैटिक मेथड। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने शब्दों का जिक्र कर दिया, सॉरी, करना भी नहीं था वैसे तो, कोई बात नहीं है। मतलब कि बहुत ज्यादा सोच समझ करके बात नहीं, ऐसे रैंडमली भावनाओं में वोट दे देते हैं। जैसे आज तक भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा बहुमत
किसको मिला है? संसद की बात कह रहे हैं, लोकसभा में, तो राजीव गांधी को मिला। कब मिला? जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई 1984 में, तब मिला। आरजी से मतलब राहुल गांधी मत समझ लेना, राजीव गांधी है। 1984 में बेचारे पायलट थे, जहाज उड़ा रहे थे, अचानक से राजनीति में आना पड़ गया। लेकिन जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा तो इनको क्या मिले? 400 पार हो गई। अब की बार 400 पार इनका हुआ। इन्होंने नारा भी नहीं दिया था अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का इस बार नारा हुआ, लेकिन पार नहीं हो पाए। हर लोकसभा चुनाव अपने आप में एक विशेष होता है। हर लोकसभा चुनावों में एक नारा भी होता है। जैसे इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ऐसे सभी अपने अपने समय में एक कोई ना कोई नारा फेमस होता है। साइनिंग इंडिया का नारा 2004 में काफी फेमस हुआ। ठीक है, इस बार मोदी सरकार काफी फेमस हुआ। 2014 में मोदी सरकार आई, फिर एक बार मोदी सरकार 2019 में। ठीक है, मैं भी चौकीदार का नारा 2019 में खूब दिया, तो सबने स्टेटस पे लगाया और वो ट्विटर वगैरह पे सबने सब जगह नाम चेंज कर दिया, अपने बायो में सबने लिखा। तो क्योंकि उस समय वो राफेल वगैरह का मुद्दा चल रहा था ना, कि वो एक मैटर उछाल रहे थे ना, चौकीदार चोर है तो इस तरह करके। तो सब जगह होता है, लेकिन किस टाइप से राजनीति होती है, पॉलिटी जो जनता जो अलग हिसाब से वोट देती है, जनता अपने तरीके से वोटिंग करती है। और इनको 411 वोट मिले थे शायद, जहां 411 वोट नहीं, 411 सीट मिली। यदि मैं गलत नहीं हूं तो 411 ही मिली। 400 से ऊपर थे, इतना मुझे पक्का पता है ना। ये 411 भी नहीं है तो 400 से ऊपर जरूर थे। जब वहां पर सिस्टम ऐसा नहीं है तो वहां पर क्या होना जरूरी है? जुडिशियरी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि क्या बनी रहे? बहुमत की तानाशाही ना हो और एक बैलेंस बना रहे। वहां पर जो बेचारे छोटे वर्ग हैं, बहुत छोटे वर्ग हैं, उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। वरना आप देखोगे तो बेचारी महिलाएं तो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। आधी आबादी है महिलाओं की, लेकिन आज तक संसद में 50% महिलाएं कभी हुई नहीं। मेरे ख्याल से 11-12% हुई है हाईएस्ट। शायद किसी राज्य के विधानसभा में भी नहीं हुई है 50% तो आज तक। कितनी सारी जगह ये आरक्षण की मांग करती रही, कितने लंबे समय बाद मिला इनको। अभी भी कई सारी, और समाज में तो अभी तक मिला ही नहीं है। संविधान ने तो भी दे दिया, समाज में तो अभी तक इनको बराबरी का अधिकार दिया भी नहीं है। उसके लिए तो संघर्ष चल ही रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय जो हो गया हमारा, वोटों के माध्यम से बेचारे कभी नहीं अधिकार प्राप्त कर सकते थे। लोकतंत्र के माध्यम से, वोटों के माध्यम से अपने अधिकार कभी नहीं प्राप्त कर सकते थे। बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये तो नहीं बोलना चाहिए कि कभी नहीं, हाँ ऐसे वो बहुत मुश्किल था। जो हमारा एलजीबीटी समुदाय है, LGBTQ, आजकल तो आई को भी शामिल कर लेते हैं। हालांकि ये प्रश्न अभी तक चल ही रहा है मामला, लेकिन फिर भी जो इनकी जो धारा थी 377, उसको भी तो असंवैधानिक घोषित किया ना। तो कोर्ट ने ही किया, जनता ने तो किया नहीं। समाज में तो आज भी इनको बहुत ज्यादा स्वीकृति नहीं है। आज भी जो समलैंगिक संबंध है, समाज में कौन उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है? बहुत ही कम लोग हैं, या केवल बहुत बड़े बड़े शहरों में ही देख सकते हैं। छोटे शहरों में तो सोच भी नहीं सकते। आज भी तो हमारी महिलाओं को डायन कहते हैं यार, जला देते हैं, बलि दे देते हैं लोगों की, बच्चों को मार देते हैं कई सारी प्रथाओं के चक्कर में। और जाने क्या क्या हो रहा है दहेज के लिए, वो तो सब खैर दूसरी चीजें हैं। पर संवैधानिक नैतिकता का पालन इसीलिए होना जरूरी है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी तो हो सके। यहाँ अल्पसंख्यक केवल वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, या जो सोशल मीडिया पे जो प्रचारित है। अल्पसंख्यक का मतलब है ट्रांसजेंडर समुदाय, अल्पसंख्यक का मतलब है यहाँ पर LGBTQ समुदाय। अल्पसंख्यक में तो यहाँ महिलाएं भी आ जाती हैं बेचारी, जो कि आधी आबादी है देश का। और भी कई तरीके के मामले होते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि भाई कुछ महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से हैं। हल्का हल्का देखेंगे, कोई डिटेल में तो लिखना नहीं, 150 शब्दों में आंसर लिखना है, तो हल्का हल्का एक आध दो जिक्र ही करेंगे हम। केवल समझाने के लिए मैं जिक्र कर रहा हूं। आंसर में आप नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। एक दो मामले हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मामला कौन सा है?
ये केवल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, आंसर में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इसमें जो सबसे फेमस मामला है वो क्या है, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती मामला। जो केशवानंद भारती मामला जो हमारा हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था, जमीन को लेकर के ये मामला था। तो पढ़ लेना इसके बारे में, तो पॉलिटी में खूब सारा है। 1973 में इसमें जिक्र भी किया था उन्होंने संवैधानिक नैतिकता शब्द का, और लगभग आप कह सकते हो किसी भी मामले में शायद पहली बार इसका जिक्र किया गया संवैधानिक नैतिकता शब्द का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये केशवानंद भारती वाला मामला था। इसी में क्या आया था, है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी तो इसी में आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान का जो मूल सिद्धांत क्या है, या मूल संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो ये इसी में इसकी बात कही गई थी। क्लियर। नेक्स्ट यदि आप कोई मामला देखोगे तो आप प्रथम न्यायाधीश मामला भी आप देख सकते हो, लगभग उसी समय का था। एक प्रथम न्यायाधीश मामला था, जेके गुप्ता या जे गुप्ता कोई मामला था, गुप्ता मामला था, प्रथम न्यायाधीश का मामला हम उसको कहते हैं। तो उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हो चाहो तो। अदरवाइज और कोई रिसेंट यदि मुद्दे इसमें शामिल करने हो तो आप किसको ले सकते हो, थोड़ा और पुराना, यदि शाहबानो को ले लो आप भले इसमें, शाहबानो केस, शाहबानो मामला। शाहबानो मामला क्या था कि एक 62 साल की बुजुर्ग महिला थी। कब का मामला है ये, 1984, राजीव गांधी के टाइम पे है। राजीव गांधी ने कानून चेंज किया था इसके टाइम पे, 84 में जीते, तो 85-86 होगा, है ना, मैं 100% श्योर नहीं, देख लेना एक बार, है ना, शायद 85 होना चाहिए। शाहबानो मामला हुआ, 62 साल की महिला थी, तलाक हुआ, गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट में गई। अब चूंकि उनका लिए जो था वो अलग कानून बने हुए, इस्लामिक कानून की, आप कहते हो भाई यूसीसी की मांग अभी आपको पता ही है काफी तेज चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं भाई, इसको गुजारा भत्ता मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हालांकि उसको उस पर वापस कानून भी बनाया सरकार ने, पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता को बचा करके रखा और यह कहा कि नहीं भाई, ये गुजारा भत्ता पाने के अधिकार है, समानता का अधिकार है, बाकी महिलाओं को मिलता है तो इनको भी मिलना चाहिए। नाज फाउंडेशन का मामला आप ले सकते हो। नाज फाउंडेशन का मामला कौन सा है, वही एलजीबीटी समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, LGBTQI। जानते तो हो ना कौन होते हैं ये, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर, आई इंटरजेंडर या ऐसा कुछ कहते हैं, मेरे को भी अभी अच्छा पता नहीं है इसके बारे में। ठीक, इनके बारे में वर्तमान में एक फिलोसफर है, लेडी फिलोसफर, उनका नाम है जूडिथ बटलर, JUDITH, ऐसा ही कुछ नाम है, स्पेलिंग उससे गलत हो रही है, जूडिथ बटलर उनका नाम है। वो उन्होंने काफी कुछ इनके ऊपर लिखा है जेंडर के ऊपर, तो वो आप पढ़ सकते हो इच्छा हो तो। यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ो, पर समय मिले कभी तो पढ़ सकते हो। ठीक, नाज फाउंडेशन मामला आपको पता चला। इसमें क्या किया गया था नाज फाउंडेशन मामले में कि भाई जैसे 377 का मामला है, तो उपनिवेश काल में क्या हुआ, अंग्रेजों के टाइम पे 377 के तहत जो समान लिंग के दो व्यक्ति यदि आपस में संबंध बनाते हैं तो उसको अपराध घोषित किया गया। लेकिन यहां पर यह फैसला आया कि भाई दो समलिंगी व्यक्ति हैं, यदि वो 18 साल से ऊपर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट ने क्या कहा, मेनू की, और समाज ने कहा नहीं परेशानी होती है, तो समाज से क्या कहा, तैनू की। तो किसी भी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई आपस में कोई भी प्रेम करे, आपको क्या दिक्कत है, करने दो। तो ये उन्होंने कहा। हालांकि अभी भी जो शादी वगैरह को लेकर के है इनकी, वो अभी तक चर्चाओं में है। वैवाहिक बलात्कार को आप इसमें शामिल कर सकते हो, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्या होता है कि भाई, जो पिंक मूवी आपने देखी होगी ना, कि चाहे बीवी हो कोई भी हो, यदि ना करती है तो वही उसकी मर्जी है, ना है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती, भले ही तुम पति हो चाहे कोई भी हो। ठीक, इसके अलावा आप और किसको ले सकते हो,
मनोज नरूला का एक मामला, सबरीवाला को ले लो, छोड़ो, मनोज नरूला वाला मामला तो रहने दो, ऐसा कोई बहुत विशेष तौर पे नहीं है। वो मनोज नरूला वाला मामला मैं बता देता हूँ, नाम आ गया है तो। क्या मामला है वो? वही जो आपको पता, राहुल गांधी ने एक बार एक अध्यादेश था उसको फाड़ करके फेंक दिया था, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय। यही वाला मामला था कि जो कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसको मंत्रिपरिषद में नहीं होना चाहिए। तो ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये देखो, कानूनी तौर पे तो हम नहीं कह सकते, संविधान में तो नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन संवैधानिक नैतिकता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मत करो। ये वाला मामला हो गया। नाज फाउंडेशन मैंने बता ही दिया। नवतेज जौहर भी मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। नवतेज जौहर मामला जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि भाई LGBTQ धारा 377 अपराध में काउंट नहीं होगी, अपराध की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। 2014 की बात है ये। और अभी 2018 का जो सबसे लेटेस्ट है वो कौन सा है? सबरीमाला विवाद। इसमें अभी रिव्यू पेटिशन इनमें से कई सारों में भी चल रही है। सबरीमाला मामला क्या है? केरल का मंदिर है, पद्मनाभन मंदिर है शायद वो। और वहां पे क्या था कि जो महिलाएं रिजस्फुला हैं, यानी कि जिनका मंथली साइकिल चालू है, तो इस दौरान इस उम्र की महिलाएं जिनका मंथली साइकिल शुरू हो जाता है, वो महिलाएं उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये मंदिर की प्रथा थी, कई सालों से प्रथा थी। उसको चैलेंज किया लोगों ने, और चैलेंज किया, कोर्ट में गए तो 5 जजों की बेंच थी, उसमें से केवल एक महिला थी, है महिला, मतलब महिला का नाम है इंदु मल्होत्रा, और उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया कि नहीं भाई, ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल। डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल होती है एक। क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल? कि यदि कोई चीज, कोई परंपरा, कोई प्रथा, कोई रीति रिवाज, कोई ऐसा है जो किसी संविधान का किसी धर्म का मूल हिस्सा है, किसी धर्म के अनिवार्य हिस्से में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उस पर कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यदि वो इसेंशियल नहीं है तो उस पर वो उसको बंद कर सकता है। तो उनको लगा कि भाई ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है कि ये महिला मंदिर में नहीं जा सकें, तो इसलिए उन्होंने फैसला दिया। जबकि जो इंदु मल्होत्रा है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये है। अब ये दोबारा से रिव्यू पेटिशन में चल रहा है। इनमें से अधिकतर मामले रिव्यू पेटिशन में है। ठीक है, ये दोनों तो काफी पुराने हो गए। ये प्रथम न्यायाधीश का मामला, मनोज नरूला का मामला, ये भी थोड़े पुराने हो गए। ये LGBT वाला, मैरिटल रेप वाला, ये सबरीमाला वाला जो है, ये अभी भी चल रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें अभी तक? किसी प्रकार का कोई सवाल हो ना, कोई मामले को आपको गहराई से जानना हो कि नहीं सर एक वीडियो अलग से बना दो और पूरा जानना विस्तार से, शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो भी बता देंगे। अब बस ये खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंस हमने देख ली, इससे जुड़े प्रमुख मामले हो गए, इससे जुड़े हुए पक्ष विपक्ष हमने देख लिए। अब हम इसका उपसंहार देख लेते हैं, या वे फॉरवर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो हम देख लेते हैं, या एक तरीके से अंत में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। चुनौतियां भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। चुनौतियां क्या क्या है? चैलेंज, चुनौतियां, मीनिंग की गड़बड़ है यार, मीनिंग याद नहीं रहती। क्या है सबसे बड़ी चुनौती जो है हमारी? वो क्या है कि जो लोकतंत्र की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, लोकतंत्र के जो प्रमुख संस्थान है, संस्थानों की नैतिकता, संस्थानों की निष्पक्षता, संस्थानों की निष्पक्षता कायम रहे। जैसे ईडी हो गया, और क्या हो गया, CBI हो गया, UPSC हो गया। UPSC के बारे में कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है कि UPSC पूरी तरीके से निष्पक्ष पेपर करवाता है। ऐसे ही ED हो गया, CBI हो गया, और जितने भी हमारी जो संस्थाएं हैं,
उनमें से प्रत्येक संस्था कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और प्रत्येक संस्था निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी पे भी यदि कुछ भी किसी भी प्रकार का आरोप लगता है तो वो नहीं लगना चाहिए, बहुत ही दुखद है और वो संवैधानिक नैतिकता के असंगत है। संवैधानिक नैतिकता से वो क्या करता है, मेल नहीं करता है। और क्या क्या कर सकते हैं संवैधानिक नैतिकता को बचाने के लिए, कानूनी सहायता को बढ़ा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक कानूनी पहुंच जो है वो आसान हो जाए। अब तो धीरे धीरे खैर होती जा रही है। कानूनी सेवाओं का विस्तार हम कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक कानून की क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। और क्या कर सकते हैं, कानून को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आते, फैसले समझ में नहीं आते, कानून की भाषाएं समझ में नहीं आती, एफआईआर में क्या लिखा होता है वो समझ में नहीं आता, अपील में क्या लिखा हुआ होता है वो समझ में नहीं आता, भाषा काफी क्लिष्ट होती है, जटिल होती है। तो इन सबको काफी आसान बनाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। आप तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्वेंट बनोगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप नैतिक रहो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, नैतिक होने की। एक तो किसकी है, सिविल सर्वेंट्स की, और किसकी है, राजनेताओं की। इन दोनों की ही जिम्मेदारी है कि ये दोनों नैतिक रहें। ये दोनों नैतिक रहेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक ठाक ढंग से चलेगा, क्योंकि ये संस्थान अपने आप तो करप्ट होते नहीं ना। इनको तो यही लोग करेंगे, या तो सिविल सेवक करेंगे या राजनेता करेंगे, पॉलिटिशियंस करेंगे। पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट यही तो हैं, देश के पालनहार, कर्णधार, जो भी कुछ कह लो आप। तो यही सब कुछ है। और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दो, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है। जैसे डायन कह के मार देते हैं, या मेंसुरेशन के आधार पर कई सारी महिलाओं के साथ में कुछ, जैसे घर में एक आइसोलेट कर देते हैं, और बहुत सारी की चीजें जो है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्ति समाज ले अपने ऑटोमेटिक ले, वो है। अब आगे क्या है, ये तो चुनौतियां हो गई जो हमको लिख देनी है। आगे के रास्ते में हम क्या क्या लिख सकते हैं। कभी कभी इससे देखो, संवैधानिक नैतिकता से नुकसान क्या हो सकता है। तो नैतिकता तो क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का नुकसान हो सकता है कि बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाए। हर छोटी छोटी चीजों के लिए क्या क्या चल रहे हैं, लोग कोर्ट में जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जुडिशियरी पेंडिंग बढ़ जाएगी। इससे कोर्ट केसेजों की जो पेंडिंग संख्या वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जुडिशियरी एक्टिविज्म इससे बढ़ सकता है, ठीक। या जुडिशियरी एनक्रोचमेंट भी बढ़ सकता है इससे, अतिक्रमण जिसको कहते हैं, न्यायिक अतिक्रमण, वो भी इससे बढ़ सकता है। आगे क्या हो सकता है भविष्य में, इसमें भविष्य में यह है कि संवैधानिक नैतिकता में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, ये स्पष्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी को स्पष्ट करे कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, संवैधानिक नैतिकता कैसे है, किस प्रकार से है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संवैधानिक नैतिकता को क्या करें, वो स्पष्ट करें। बस खत्म है, और क्या है, ये टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। तो ये वीडियो में यही फिनिश करूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम जो बनाएंगे, या नेक्स्ट जो हमारी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, उसमें हम समाज में नैतिकता कैसे बढ़ रही है, व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक नैतिकता क्या होती है, तो नैतिकता के प्रश्न पे आगे देखेंगे। ये हमारी संवैधानिक नैतिकता थी। इस पे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो प्रश्न लिख लो, करके लाना नेक्स्ट क्लास में, आंसर अपलोड करना लिख करके। आपको नहीं लिखना आता तो पूछ लेना कि सर आप एक सैंपल लिख करके बता दो, या वीडियो में बता दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो प्रश्न लिख लो। प्रश्न क्या है, प्रश्न आप देख सकते हो, लिख लो, है ना। प्रश्न क्या है कि संवैधानिक नैतिकता का पालन करना, संवैधानिक नैतिकता का पालन करना केवल राज्य का कर्तव्य नहीं, संवैधानिक नैतिकता का पालन करना केवल राज्य का कर्तव्य नहीं, बल्कि नागरिकों का भी दायित्व है। संवैधानिक नैतिकता का पालन करना केवल राज्य का दायित्व नहीं, बल्कि नागरिकों का भी दायित्व है। इस कथन पर विचार प्रस्तुत करें या टिप्पणी कीजिए। संवैधानिक नैतिकता का पालन करना केवल राज्य का दायित्व नहीं, बल्कि नागरिकों का भी है, टिप्पणी कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा और लिख लो। संवैधानिक नैतिकता और धार्मिक नैतिकता
क्या इन दोनों के बीच संगतता है? स्पष्ट कीजिए, ये स्पष्ट कीजिए। और अभी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, उसके संबंध में एक प्रश्न और है, उसको आप हल कर सकते हो। और वो क्या हम लिख सकते हैं कि किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की गिरफ्तारी के संदर्भ में, किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की गिरफ्तारी के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता को विश्लेषित कीजिए। संवैधानिक नैतिकता को विश्लेषित कीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न है, इनमें से किसी एक का भी लिख दो, पूछ लो, नहीं तो हम बता देंगे कैसे लिखते हैं, कैसे। देखो ये सब्जेक्ट जो है वो टोटल आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, उतना ही फायदे में रहोगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो धन्यवाद, नमस्कार, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो, सवाल हो कुछ तो पूछिए जरूर ना, सवाल जरूर पूछिए प्लीज। क्वेश्चनों के आंसर आप अपलोड कीजिए, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए सर कैसे लिखे, एक बार बता तो दीजिए, सीखें तो सही, पेन चलाना तो सीखें, कम से कम थोड़ा थोड़ा कुछ तो लिखना सीखें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।